हाँ जी, चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के साथ। लास्ट पार्ट है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसको जल्दी से आज खत्म कर देते हैं, 1-1.25 घंटा लगेगा, खत्म हो जाएगा। एजेंसी क्या होता है सर? एजेंसी सर क्या होता है सर? एजेंसी क्या होता है सर? कौन सा पार्ट है सर? ये पार्ट 3 है अपना स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का। एजेंसी मतलब होता क्या है? एजेंसी आप डे टू डे लाइफ में बहुत बार देखते हो, वो किराना का दुकान जहां पे आप गुड्स खरीदने जाते हो, हर बार जरूरी है कि आपको अपना वो दुकान का जो ओनर है वही गुड्स बेच रहा? नहीं सर, जरूरी नहीं है कि वो जो दुकान का ओनर है हमेशा वही गुड्स अपने को बेचेगा, ये कंपलसरी नहीं है। दुकान के अंदर एक काम करने वाला आदमी भी रहता जो आपको कभी कभी गुड्स देता, जो आपको कभी कभी गुड्स देता। मैं लिख के रखता हूं, दुकान में काम करने वाला। मैं इसको नौकर लिखना पसंद नहीं करूंगा, इसलिए मैं उसको काम करने वाला लिखूंगा। ठीक है, वो आपको क्या देता है? वो आपको गुड्स देता है कभी कभी, जो आप परचेस करते हो। इसको मतलब एनी एक्ट, कुछ एक्ट परफॉर्म करता है वो। ठीक है, कभी कभी वो आपको रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, कभी कभी वो अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। ओनर, जो उसका ओनर है, वो जो शॉप का ओनर है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है कभी कभी। रिप्रेजेंट शॉप्स ओनर क्या मतलब? सर कभी कभी गुड्स देता है, मतलब गुड्स तो देता है। फिर बहुत सी बार क्या होता है, हमको कोई माल बल्क में लेना है। ठीक है, मैं गया एक दुकान पे, मैंने बोला भाई मेरे को है ना कुछ XYZ एक्स पेन होना, बोला पेन्स होना, बोला मेरे को 1000 पेन्स होना, मेरे को बच्चों को गिफ्ट देने पार करके। तो बोले सर मैंने बोला इसका रेट क्या लगेगा? तो उसने बताया कि बोले सर ये पेन तो वैसे सिंगल कॉपी है, इसका 150 रुपए, सिंगल पीस है 150 रुपए, मैं आपको 125 में लगा दूंगा। अब मैं लगाऊंगा मतलब क्या? वो दुकान में काम करने वाला उसका है क्या वो गुड्स? नहीं सर, उसके गुड्स नहीं है। फिर भी उसने रिप्रेजेंट किया किसको? अपने ओनर को। अब उसका थोड़ी कोटेशन, उसके पास थोड़ी राइट है कोटेशन देने का। उसने उसके प्रिंसिपल के बिहाफ पे, वो जो दुकान का मालिक है ना, उसके बिहाफ पे वो कोटेशन दिया है। अच्छा, और ये सर हमेशा होता है, जनरल लाइफ में होता है। और जनरल लाइफ में जब ऐसा होता है ना, तो इसको बोलते हैं, जो काम करने वाला है ये एजेंट है। किसका? जो दुकान का मालिक है ना, वो उसका एजेंट। दुकान का जो मालिक है वो प्रिंसिपल है, और जो आदमी उसके बिहाफ पे काम कर रहा है उसको बोलते हैं एजेंट। एजेंट मतलब वो आदमी जो किसी दूसरे आदमी के बिहाफ पे कोई एक्ट परफॉर्म करता है, या वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्टी के सामने, उसको बोलते हैं एजेंट। और एजेंट जिसको रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। पहली बात, प्रिंसिपल के 2 स्पेलिंग है, एक ये और दूसरा ये। सही ये वाला है, ये वाला ना लिखिए। प्रिंसिपल का PLE लिखा आपने तो आपके 4 में से 2 मार्क तो भैया आपने वो प्रिंसिपल के शब्द में ही खराब कर दिया। आपका इंप्रेशन इतना गंदा चले जाएगा वो एग्जामिनर के सामने। ठीक है, ओके। तो सर ऐसा होता है दुकान के अंदर काम करने वाला। अब देखो हमारे दुकान पे क्या है, हम है प्रणव चांडक। मेरे दुकान में एक लड़का काम करता सर, मयूर। ठीक है, अब ये आदमी के पास, मेरे पापा तो वो समझ लो है, होता नहीं है ऐसे, समझ लो मेरे पापा मेरे साथ में पुणे में रहते हैं और हमारा दुकान है वर्धा में। तो हमने क्या किया, हमारे यहाँ पे एक लड़का है मयूर, वो काम करता है। इसके पास में अथॉरिटी है क्या? टू डू बिजनेस। इसके पास में अथॉरिटी है, ये बिजनेस कैरी आउट कर सकता। इसका मतलब मयूर हो गया एजेंट और हम हो गए सर प्रिंसिपल। कौन सा वाला? PAL वाला। पल कैसा पल पल में जा, हम हो गए प्रिंसिपल और ये हो गया एजेंट। अब मयूर के पास में बिजनेस कैरी आउट करने की अथॉरिटी है। मतलब बिजनेस कैरी आउट करना मतलब क्या? गुड्स को बेचना, गुड्स को खरीदना, सब गुड्स को परचेस करना, गुड्स परचेस करना, गुड्स को सेल करना,
प्लस इसके पास में अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास में बिजनेस कैरी आउट करने की अथॉरिटी है, तो इसके पास में अथॉरिटी है कि वो एनी लीगल थिंग कर सकता। ही कैन डू एनी लीगल थिंग जो कि नेसेसरी है ये बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, जैसे लोगों को गुड्स सेल करना, लोगों से गुड्स परचेज करना, लोगों को गुड्स क्रेडिट पे देना, ये सारी एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर सकता। दुकान की मरम्मत करवाना है, हम लोग, पप्पा तो मेरे पुणे रहते, तो दुकान खराब हो गई, पानी टपक रहा था उसमें से, ठीक है ना, समझो आप सिचुएशन समझो। मयूर को हमने अथॉरिटी दे दिया कि मयूर बेटा तू हमारे बिहाफ पे बिजनेस कैरी आउट करना, बराबर। दुकान में से पानी टपक रहा था, दुकान में जो फर्टिलाइजर्स था वो फर्टिलाइजर्स को पानी लग के फर्टिलाइजर्स हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो रहा था। आपको पता नहीं होगा बट मेरे को मालूम है कि फर्टिलाइजर्स को अगर पानी लग गया तो फर्टिलाइजर्स हार्ड हो जाता है, फिर उसकी यूटिलिटी यूज जो है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो पानी टपक रहा था वो दुकान के अंदर से, तो लोगों ने मयूर को बोला, ए मयूर ये तेरे दुकान में से पानी टपक रहा है, तू इसको ठीक करवा ना। तो मयूर क्या बोलता? बोले नहीं 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 नहीं, अपने को उन्होंने सिर्फ बिजनेस करने को बोला है, अपने को उन्होंने सिर्फ बिजनेस करने की अथॉरिटी दी है, अपने पास ये रिपेयर करवाने की अथॉरिटी नहीं है। तो मैंने बोला ये बावला है क्या तू, बिजनेस कैरी आउट करना है ना? हाँ, तो बिजनेस कैरी आउट करने के लिए हर वो लीगल चीज जो करनी चाहिए सो दैट तू बिजनेस को मोर एफिशिएंटली कैरी आउट कर सके, वो तू कर सकता, वो तू कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, ओके, तो यहां पे बातें लिखी है, पढ़ते एक बार भगावक। पर्सन इज एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट, कुछ एक्ट करने के लिए, या टू रिप्रेजेंट अनादर पर्सन। अनादर पर्सन मतलब यहां पे लिख लो प्रिंसिपल, टू रिप्रेजेंट प्रिंसिपल इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन, इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। उसके बाद में प्रिंसिपल कौन होता है सर? वो आदमी जिसके बिहाफ पे एक्ट किया जाता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, या जिसको रिप्रेजेंट करता है उसका एजेंट, उसको बोलते हैं सर प्रिंसिपल। एजेंट बनने के लिए पहली बात आप होना चाहिए मेजर आदमी। मेजर आदमी मतलब मेजर होना चाहिए, आप माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके पास में सर साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब आप पागल नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, आप डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अपन ने पढ़ा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। आप अगर डिसक्वालिफाइड हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट भरा ही नहीं सकते, और एजेंसी एक कॉन्ट्रैक्ट है। चौथी बात, कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है। एजेंसी बनाने के लिए कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है, सेक्शन 185 में दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नो कंसीडरेशन इज नेसेसरी टू फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, ठीक है। उसके बाद में ये बात जो मैंने आपको बताई थी, कौन सा, वो पानी गल रहा। एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट, agent having an authority to do an act has authority to do every lawful thing, has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act। कोई, मैंने आपको अथॉरिटी, मान के चलो आप मेरे एजेंट हो, या चलो ठीक है मान के चलो मैं आपका एजेंट हूं, आपने मेरे को अपॉइंट करके रखा है काहे के लिए, कुछ करने के लिए। मान लो बे, मान लो, मानने में क्या जाता है, ठीक है ना। मानने से तो दीपिका भी अपनी गर्लफ्रेंड हो सकती, तो मेरे को तो एजेंट कर ही सकते हो सर तुम, ठीक है, कर लो। मानो कि मैं आपका एजेंट हूं, आपने मेरे को अथॉरिटी देके रखा है सर एक्स एक्ट परफॉर्म करने, कोई एक पर्टिकुलर एक्ट परफॉर्म करने की। तो पर्टिकुलर एक्ट परफॉर्म करने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें भी मैं कर सकता हूं, वो सारी चीजें भी मैं कर सकता हूं, ठीक है, ओके। उसके बाद एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन बिजनेस, पहले ये बताओ मेरे को ये क्या कहना चाह रहा है। एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन बिजनेस, क्या किसी एजेंट के पास बिजनेस कैरी ऑन करने की अथॉरिटी हो सकती है? जी हां। ऐसे एजेंट को क्या बोलते हैं, सोच के बताएंगे। ऐसे टाइप के जो एजेंट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऐसे टाइप के एजेंट को बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मतलब वो एजेंट होता है जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे बिजनेस कैरी आउट कर सकता है। A person, an agent having authority to carry on business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose। बिजनेस कैरी आउट करने के लिए जो भी लीगल थिंग है, जो भी लॉफुल नेसेसरी थिंग है, वो भी कैरी आउट कर सकता, और जो यूजुअली की जाती है इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस।
सेक्शन 188 बोलता। जैसे एग्जांपल वापस से एक और बात, मयूर की बात करते हैं सर। मयूर को हमने बोला कि मयूर तो हमारा बिजनेस कैरी आउट करना, ठीक है। एक आदमी आया, बोले मेरे को फर्टिलाइजर सुना, तो मयूर बोलता लेके जाओ, बोले नहीं नहीं पैसा नहीं है उधार दो। तो मयूर बोलता नहीं नहीं मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है किसी को क्रेडिट पे गुड्स बेचने की, किसी को उधार गुड्स बेचने की मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, आप पैसे दो मैं आपको सामान देता हूं। फिर मयूर मेरे को फोन करा कि भाऊ आज ऐसा ऐसा हुआ, एक आदमी आया था उसने उधार मांगा, मैंने उसको ये बोल दिया कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मैंने बोला ये गधे है कह रहे तू हमारा मर्केंटाइल एजेंट है, बोला तू हमारे बिहाफ पे बिजनेस कैरी आउट करता, और वो बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो चीजें तूने करना चाहिए, जो यूजुअली कोर्स ऑफ बिजनेस में अपन करते हैं। जैसे कि अपन गुड्स क्रेडिट पे देते हैं, क्यों? क्योंकि अपना काम है फर्टिलाइजर्स का, बराबर। हाँ, तो फर्टिलाइजर्स में किसानों को बेचना पड़ता है, और किसानों को हम अभी उधार देंगे, जब उनकी फसलें निकलेंगी तब वो पैसे लाके देंगे। मैंने बोला बेटा ये अपन हमेशा करते ना, बोले हाँ भैया। तो मैंने बोला अब तू भी कर सकता है। मतलब बिजनेस कैरी आउट करने के लिए हर वो चीज जो जरूरी है, या हर वो चीज जो हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हैं, वो एजेंट कर सकता है। 2 एग्जाम्पल है, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। यहां पे पहले एग्जाम्पल में क्या था सर, ए नाम का एक आदमी है, उसको बी एम्प्लॉय करता, बी नाम का एक आदमी है जो लंदन में रहता, ए नाम का एक आदमी है जो मुंबई में रहता, ठीक है ना। तो बी नाम का आदमी ए को अपॉइंट करता मुंबई में एज एन एजेंट, और उसको बोलता कि किसी मिस्टर एक्स है मुंबई के अंदर जिससे अपने को पैसे लेने हैं, तो वो पैसे निकाल, बराबर। तो मिस्टर ए वो पैसे वसूल करने के लिए अगर लॉफुल जो भी चीजें करनी पड़ रही वो कर सकता, जैसे वो कोर्ट में केस कर सकता, पुलिस कंप्लेंट कर सकता। बट मिस्टर ए जो हमारा मुंबई में एजेंट है, वो मिस्टर एक्स को जाके ठोक नहीं सकता भकाभक बुक्को बुक्को से। क्यों? क्योंकि वो लॉफुल नहीं है। वसूली भाई को अपॉइंट नहीं कर सकता क्योंकि वो लॉफुल नहीं है। आज ऐसे एक यूट्यूब पे कमेंट पढ़ रहा था मैं, तो बोल रहा किसी बच्चे ने कमेंट किया, सर मजा आ गया बोले पढ़ के, फील्स लाइक आई एम स्टडिंग फ्रॉम वसूली भाई, पर एकदम कंसेप्ट टकाटक क्लियर हो गए। मैंने बोला है ये क्या हो गया, वसूली भाई लगता क्या मैं तुमको? ये तो लैंग्वेज है भाई, ऐसे लैंग्वेज यूज करनी पड़ती ताकि आपको कंसेप्ट दिमाग के अंदर जल्दी से चले जाए। नहीं तो फिर मैं, अब इंग्लिश रिकॉर्डिंग चालू है मेरी, उसमें देखना इंग्लिश के अंदर कितनी सोफिस्टिकेटेड बात करता, फिर तुम बोलोगे यार ये वो प्रणव चांडक नहीं है जिससे हमने पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यूर, कहा आप हो। मैं घर पे थोड़ी ऐसे बात करता, और पप्पा क्या चल रहा तुम्हारा, क्या बोलती तुम्हारी डा, अरे फड़ाफड़ कनपड़ा मारते। घर पे ऐसे बात नहीं कर सकते, ये तो आप अपन खास है इसलिए करना पड़ता, ठीक है। सर एजेंट की जो अथॉरिटी होती है वो एक्सप्रेस हो सकती है, वो इंप्लाइड हो सकती है। एक्सप्रेस भी हो सकती है, मतलब हमने उसको बताया हुआ है, इंप्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। An authority is said to be expressed when it is given by words spoken or written। जब हमने बोल के दिया है या ओरली दिया है या रिटर्न में दिया है, दोनों केस में चलता, ठीक है ना। और इंप्लाइड क्या रहती है सर, व्हेन इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, व्हेन इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड थिंग्स स्पोकन और रिटन और इन द ऑर्डिनरी, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, क्या लिखा है, ए है, मिस्टर ए है जिसकी शॉप है पुणे के अंदर, जो खुद मुंबई में रहते, ठीक है ना। और ये शॉप को ओकेजनली मिलते हैं। शॉप कौन चलाता है, मिस्टर बी, जैसे हमारा मयूर चलाता है। तो शॉप कौन चलाता है सर, मिस्टर बी, जो ऑर्डर्स देता है, गुड्स भी वही बेचता है। जो परचेस ऑर्डर है, परचेस करना है दुकान के लिए सामान, वो भी कौन करता है, बीच परचेस करता है, किससे, सी से। और सी को पेमेंट भी एजेंट ही देता है। बी हैज इंप्लाइड अथॉरिटी फ्रॉम ए टू ऑर्डर गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए फॉर शॉप, ठीक है ना। इंप्लाइड अथॉरिटी क्यों, क्योंकि वो पूरा बिजनेस ही संभाल रहा है, तो ऑर्डर उसको ही करना पड़ेगा ना, बट वो ऑर्डर खुद के नाम पे नहीं, दुकान के नाम पे करेगा, ठीक है, ओके। एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी, एजेंट की अथॉरिटी क्या रहती है इमरजेंसी में। अब समझो, भगवान ना करे जिंदगी में कभी ऐसा हो, वो दुकान जहां पे जो मयूर संभालता है हमारी, ठीक है ना, वो दुकान में आग लग गई, मतलब इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। अब मयूर ये सोच सकता क्या कि बोले रात में 11 बजे आग लगी, मयूर को पता चला 11:30 बजे, और मयूर ने फोन किया मेरे को, पप्पा को फोन किया, पप्पा सो गए थे, मेरे को फोन किया, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरा फोन साइलेंट पे था, ठीक है। तो ये अब इमरजेंसी सिचुएशन है जब प्रिंसिपल नहीं है, तो अब मयूर के पास क्या करने की अथॉरिटी है,
मयूर के पास हर वो चीज करने की अथॉरिटी है जिससे लॉस मिनिमम हो। मयूर के पास हर वो चीज करने की अथॉरिटी है जिससे लॉस मिनिमम हो। किसका? प्रिंसिपल का। मयूर की अथॉरिटी है, हर वो चीज कर सकता जो करनी चाहिए सो दैट लॉस मिनिमम हो, कम से कम लॉस हो। ठीक है, मयूर की ड्यूटी है भी है, ये एजेंट की ड्यूटी भी है कि जब कोई इमरजेंसी का सिचुएशन आता तो उसने ऐसा एक्ट करना चाहिए जो नॉर्मल प्रूडेंस का आदमी, जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी करता था। अगर वो दुकान उसकी खुद की रहती, अगर वो गुड्स उसके खुद के रहते थे, तो वो गुड्स को बचाने के लिए क्या करता था? वो जो भी तू करता था अपने गुड्स को बचाने के लिए, वो तूने करना चाहिए मेरे गुड्स को बचाने के लिए। ठीक है, मान के चल लो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं जा रहा 15 दिन के लिए कहीं बाहर, मैंने समझ लो किसी एक जगह पे मेरी बैच है और मैंने आपको बोल दिया मेरे भाई इनका ध्यान रखना, भाभी समझ के। ठीक है ना? अब लग गई आग, मतलब आग लग गई, वो जलने वाली थी, घर में आग लग गई, वो जलने वाली थी। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके बिहाफ पे मैंने छोड़ के गया था ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मानना। अगर वो आपकी खुद की गर्लफ्रेंड रहती तो आप क्या करते थे? आप उसको जाके अंदर बचा के लाते थे। मेरी गर्लफ्रेंड है ना, बट आपके भरोसे छोड़ा है ना मैंने, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जो आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करते थे सिमिलर सिचुएशन में, वही आपने मेरी गर्लफ्रेंड के लिए करना चाहिए। अपनी मान के नहीं रे, भाभी मान के। ठीक है ना? वैसी सेम ये बोलता है एजेंट की अथॉरिटी क्या है। इन एन इमरजेंसी एजेंट हैज अथॉरिटी टू डू ऑल सच एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। सारी वो एक्ट करनी चाहिए काय के लिए? अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए, जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी करता था अपने खुद के केस में, सेम सिचुएशन में। सब एजेंट, पहली बात लिख लो। ठीक है, सेक्शन 190 सब एजेंट मतलब एजेंट का एजेंट। मैंने आपको एजेंट रखा, आपने किसी और को एजेंट रखा, बहुत सही। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड को संभालना, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि सुनना ये सर की गर्लफ्रेंड है, तू इनको संभालना। ठीक है, क्लास में बताई सारी घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड रहती तो इतना टाइम तुमको पढ़ाता ही नहीं था। दिन भर नया 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 चलते रहता वो माथा टैक्स का। हाँ, सेक्शन 190 प्रोवाइड्स दैट, वेन नहीं होना यहां पे, एजेंट कैनॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी। अपना अथॉरिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते। मैंने आपको दिया है ना, मैंने आपको दिया ना अपनी गर्लफ्रेंड को, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास नहीं दे सकते। ऐसा नॉर्मल रूल है, आप अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई मैंने समझो आपको एजेंट रखा, इसका मतलब क्या है? मेरे को आप पे भरोसा है। आप किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते क्योंकि मेरा भरोसा डेलीगेट करना हो गया। अब जरूरी थोड़ी है मेरे को आप पे भरोसा है तो आपकी गर्लफ्रेंड पे भी मेरे को भरोसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, उसके बाद एजेंट कैनॉट लॉफुली employ another person to perform act which has been expressly or impliedly undertaken to perform personally unless by ordinary custom of trade a sub agent may from a nature of agency be employed. A sub agent must be employed. ये काट दो, ठीक है ना? आप नॉर्मली अपनी अथॉरिटी किसी और को दे नहीं सकते अनलेस ये जो ट्रेड है, जो चीज के लिए आप एजेंट बने हो, वो चीज में ये चलता होगा। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं ना अपने फ्लैट्स, मेरे पास एक फ्लैट स्कीम है, ठीक है,
मैं वो फ्लैट्स बेचने के लिए एजेंट अपॉइंट करता हूं। ठीक है, जैसे समझो अभी मैजेस्टिक पैराडाइज विंग सी है, मेरे पास है वो विंग सी। अब मैंने विंग सी बनाया, अब मैंने क्या किया, 10-12 एजेंट रख लिए जो ये बेचेंगे फ्लैट्स को। अब ये रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत कॉमन है क्या, कि जो एजेंट है वो किसी और एजेंट को वो अथॉरिटी डेलीगेट करते। क्योंकि मेरे पास जो एक आदमी है ना, मिस्टर राजू, ये एक रियल एस्टेट एजेंट है और इसके नीचे ऐसे 100 एजेंट्स हैं। मतलब ये किंग है, बहुत बड़ा किंग है ये आदमी। इसको मैंने बोल दिया कि भैया ये फ्लैट बेचना है, तो इसने क्या किया, इसने अपने 100 एजेंट को ये टास्क डेलीगेट कर दिया। ये चलता क्या, हाँ ये चलता क्यों, क्योंकि ये जो ट्रेड है, ये जो बिजनेस है, कौन सा, रियल एस्टेट वाला, इसके अंदर सब एजेंसी चलती है। क्योंकि ये ट्रेड है, कस्टम है, कस्टमरी है, परंपरा है, चलते आ रहा है। आप जब फ्लैट देखने जाते या आप कहीं पे भी जब भी रूम, पीजी, फ्लैट जो भी देखते हो, तो आपके जो एरिया में है, आपको किसी एरिया में फ्लैट चाहिए, वहां के एरिया के आपके पहचान में कोई एजेंट है, आपके पहचान में, समझ लो मैं हूं पुणे में रहता हूं ना, मैं प्रणव जांडे को, मेरे साथ नहीं हुआ था, मैं पुणे में रहता हूं। मैं पहले पुणे में रहता था कोथरूड में, ठीक है, कोथरूड में मैं रहता था और मेरे पहचान में एक ब्रोकर था। मैंने इसको बोला कि भैया मेरे को है ना ऑफिस चाहिए एक रेंट पे, एकदम सुंदर सुशील मजबूत टिकाऊ एक ऑफिस चाहिए, बोला रेंट पे। तो ये बोले सर ठीक है ना, दे देंगे अपन। तो इसने क्या किया, इसके जान पहचान में जितने भी एजेंट्स थे उन सब एजेंट को बोला कि भैया ऑफिस चाहिए, जहां पे मैंने उसको बताया था। और उसमें से किसी एक आदमी के पास ऑफिस था, फिर उसने मेरे को बताया। तो मेरे ये जो ब्रोकर है इसने कर दिया क्या, नहीं, इसने ये टास्क अपने आजू बाजू चिंगे पुंगों को डेलीगेट कर दिया। जैसे ये बिजनेस में चलता ना, हाँ, तो वहां पे चलेगा। ठीक है, ओके, कुछ खास काम का है नहीं, आप टेंशन मत लो। सब एजेंट मतलब कौन रहता सर, वो आदमी जिसको एजेंट अपॉइंट करता। सेक्शन 191 डिफाइंस द टर्म सब एजेंट एज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय द ओरिजिनल एजेंट और अ पर्सन एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। ये एजेंट का एजेंट, सब एजेंट के सामने लिख लो, एजेंट का एजेंट। Section 192 provides that where a sub-agent is properly appointed, the principal is, अगर सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया है एजेंट ने, तो प्रिंसिपल वो सब एजेंट की एक्ट के लिए भी लायबल रहता है, so far as regards third party represented by the sub agent is bound by and responsible for his act as if he were an agent originally appointed by the principal। क्या बोलते हैं, देखो एजेंट ने प्रिंसिपल को अपॉइंट किया और प्रिंसिपल ने सब एजेंट, सॉरी क्या बोल रहा भैया, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया और एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया और ये अपॉइंटमेंट वैलिड है, मतलब ये अपॉइंटमेंट चलता। ठीक है, चलेगा कब, जब ये कोर्स ऑफ बिजनेस में नॉर्मल हो कि सब एजेंट अपॉइंट कर सकते। तो सब एजेंट ने अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और ये इसका जो अपॉइंटमेंट है वो वैलिड है, तो सब एजेंट की एक्ट के लिए प्रिंसिपल विल बी लायबल, प्रिंसिपल लायबल रहेगा सब एजेंट की एक्ट के लिए, अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड रहा तो। ये लिख के रख दो हिंदी के अंदर, क्या लिख के रख दो हिंदी के अंदर, सेक्शन 192 क्या बोलता कि प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट, प्रिंसिपल विल बी लायबल, लिखेंगे आप लोग, प्रिंसिपल विल बी, सेक्शन 192 बोलता प्रिंसिपल विल बी लायबल टू थर्ड पार्टी, प्रिंसिपल किसके लिए, किसको लायबल रहेगा, थर्ड पार्टी को, फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट, फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट, और ब्रैकेट में लिखना सब एजेंट के बाद में प्रॉपरली अपॉइंटेड, जो प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट है उसके एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल रहता है, किसको, थर्ड पार्टी को। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट, बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है ना। एजेंट भी लायबल रहेगा, अरे सब एजेंट एजेंट को लायबल, एजेंट प्रिंसिपल को लायबल, मतलब सिंपल सी बात है, सब एजेंट प्रिंसिपल को लायबल। सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इज एक्ट टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड।
सब एजेंट किसके रिस्पॉन्सिबल है फॉर हिज एक्ट, किसको, टू द एजेंट। देखो प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया, ठीक है। अब देखो एजेंट जो है वो सब एजेंट के रिस्पॉन्सिबल है, तो एजेंट की जो सारी की सारी एक्ट है वो किसके आंग पे आगे बढ़ती है, प्रिंसिपल के। सब एजेंट जो है वो एजेंट हो गया और उसका प्रिंसिपल हो गया ये दोनों के बीच में। तो एजेंट जो भी काम करेगा उसके लिए ये उसका प्रिंसिपल लायबल रहेगा, और इसके प्रिंसिपल के लिए ये प्रिंसिपल लायबल है, मतलब इन शॉर्ट सबके लिए ये लायबल है, ठीक है। बट अगर ये सब एजेंट ने कोई फ्रॉड कर दिया तो डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी है कि वो सब एजेंट से कुछ पैसे रिकवर कर सकता है। सिंपल सी बात है, कुछ खास काम का है नहीं, दो बातें याद में रखो, ठीक है। मैं आपको बता दूं एग्जाम के अंदर क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है सब एजेंट पे अगर क्वेश्चन आया तो। पहला सेक्शन 190 लिखेंगे मेरे साथ में बुक के अंदर अपने, सब एजेंट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सब एजेंट। लिखो, इसका 2 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो, टाइम पास नको करो। अरे मैं देख रहा हूं रे तुमको, ठीक है। बहुत तबीयत खराब है, कोरोना हो गया। लिखो वहां पे सेक्शन 193 सेक्शन 190 प्रोवाइड्स that an agent cannot delegate his authority to a sub agent, an agent cannot delegate his authority to a sub agent, ठीक है। however नेक्स्ट लाइन में however agent can lawfully appoint another person to perform his act if के बाद में नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा अंदर ले जाके 2 एरोज बनाना। इफ अलाउड बाय ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड, पहले पॉइंट में, ठीक है। दूसरे पॉइंट में फ्रॉम द नेचर ऑफ एजेंसी, इफ अलाउड बाय कस्टमरी ऑर्डिनरी कस्टम्स ऑफ ट्रेड और अलाउड बाय नेचर ऑफ एजेंसी, ठीक है। मतलब क्या बोला अपन ने, एजेंट कैन लॉफुली एम्प्लॉय अनदर पर्सन मतलब ब्रैकेट में टू डू उसकी खुद की एक्ट, अगर वो अलाउड है, कैसे, फ्रॉम द कस्टम्स ऑफ ट्रेड और बाय नेचर ऑफ एजेंसी, ठीक है। उसके बाद में सब एजेंट मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय ओरिजिनल एजेंट, लिखेंगे। उसके बाद में लिख लो सेक्शन 192 प्रोवाइड्स दैट वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, नहीं ठीक है। सेक्शन 192 प्रोवाइड्स दैट the principal will be liable to third party for the acts of sub agent if such sub agent is properly appointed, ठीक है। उसके बाद में लिखना जनरली एजेंट इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द सब एजेंट टू द प्रिंसिपल, ठीक है। ओके चलेंगे।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। विदाउट अथॉरिटी इसका मतलब क्या है? एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट कर दिया और ये एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं थी, तो फिर ये एजेंट क्या लायबल रहेगा? सब एजेंट के एक्ट के लिए टू प्रिंसिपल, हाँ लायबल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, सिंपल सी बात है, पढ़ेंगे। वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो, मतलब विदाउट अथॉरिटी हैज अपॉइंटेड अ पर्सन टू एक्ट एज अ सब एजेंट, द एजेंट स्टैंड्स टूवर्ड्स सच पर्सन इन अ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल टू एन एजेंट एंड is responsible for his act both to the principal and to the third party. The principal is not represented by or responsible for the act of the person so employed, nor is the person responsible to the principal. ऐसे बना लेना। बराबर, मैं बता दूं आगे। हाँ, क्या बोलता है? वेयर एन एजेंट नॉट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो, एजेंट के पास, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है और वो आदमी क्या करता है? हैज अपॉइंटेड अ पर्सन टू एक्ट एज अ सब एजेंट, द एजेंट स्टैंड्स टूवर्ड सच प्रिंसिपल इन टूवर्ड सच पर्सन इन रिलेशन टू द प्रिंसिपल टू एन एजेंट एंड इंपॉर्टेंट यहां पे है पहला, अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है, is responsible for his act both to the principal and is to the third party. For his act मतलब ये his के सामने लिखना यहां पे सब एजेंट्स एक्ट। देखो ये आदमी ने सब एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट किया, इसके पास में अथॉरिटी नहीं है एजेंट के पास में कि सब एजेंट को वो अपॉइंट कर सके। फिर क्या होगा? फिर ये सब एजेंट की जो भी एक्ट किया है ना, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। कौन? ये ओरिजिनल एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा। किसके किसके लिए? सब एजेंट के एक्ट के लिए। और किसके? टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। इतना है बस, बाकी सब काट दो। ये और यहां लिख दो, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट इफ अपॉइंटेड विदाउट ऑथोरिटी। ठीक है, और ये एग्जाम में इतना डायलॉग लिखोगे तो 100 में से 100 मार्क आएंगे। ठीक है, हाँ। पीसी नोट क्या बोलता? वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी हैज नेम्ड अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली सच पर्सन इज नॉट एजेंट बट is an agent of the principal for such part of the business of agency as is entrusted to him। क्या बोल रहे हैं सर? मैं आपको एग्जांपल देता हूं सिंपल सा। प्रणव चांडक नाम का एक आदमी है, मेरा एक एजेंट है मिस्टर एक्स, जो कि मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया वाली चीजें देखता है सर। सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे संभालते हैं मिस्टर एक्स, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब ये सोशल मीडिया हैंडल संभालते हैं। अब हमने सोचा कि हम अलग अलग सिटी में जाके रिवीजन लेक्चर्स लेंगे, और ये रिवीजन लेक्चर्स के अरेंजमेंट करने के लिए मैंने मिस्टर एक्स को बोला कि देख तेरे से जमता होगा तो तू कर ले,
नहीं तो तू किसी और को अपॉइंट कर ले। फिर मिस्टर एक्स ने एक मिस्टर वाई को अपॉइंट किया। मैं हूं प्रिंसिपल, मिस्टर एक्स है मेरे एजेंट, और मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपॉइंट किया। सबसे पहला सवाल मेरे को बताओ, क्या ये मेरे सब एजेंट है? क्या ये मिस्टर वाई मेरे सब एजेंट है? गलत जवाब, ये मेरे सब एजेंट नहीं है, मिस्टर वाई भी मेरे एजेंट है, जिनको अपॉइंट किया है मिस्टर एक्स ने, क्योंकि मिस्टर एक्स के पास अथॉरिटी थी। ये मेरे सब एजेंट नहीं कहलाएंगे। वही पीसी नोट में लिखा है। क्या बोल रहा है सर? वेयर एन एजेंट, जिसके पास में होल्डिंग एन अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। ये ना, इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, ये काट दो। अब पढ़ो, वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन अथॉरिटी, ब्रैकेट कर दो इसको, नहीं तो ठीक है रहने दो, इसको ब्रैकेट मत करो। वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन अथॉरिटी, काय की अथॉरिटी है? अथॉरिटी काय की है उसके पास? टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल। इसके पास अथॉरिटी काय की है? ये किसी और को अपॉइंट कर सकता, काय के लिए? टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल। और वो आदमी किसी आदमी को अपॉइंट करता है, हैज नेम्ड अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली, उसने किसी और को अपॉइंट किया है, किसी और का नाम बनाया है। वैसे सच पर्सन, जो अपॉइंटेड पर्सन है मिस्टर वाई जो है, इज नॉट सब एजेंट, वो सब एजेंट नहीं है, बट एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर सच पार्ट ऑफ द बिजनेस एज इज इंटरेस्टेड टू हिम, जो उसको दिया गया है। मिस्टर वाई को कौन सा काम दिया है कि भैया जितने भी जहां जहां अपने को रिविजन लेने हैं, वहां के रिगार्डिंग जो भी अरेंजमेंट करना है वो तो अरेंजमेंट कर ले। तो ये मिस्टर वाई भी मेरा एजेंट है, काय के लिए? जो चीज को रिविजन, जो रिविजन्स की अरेंजमेंट करना है उसके लिए। ठीक है, ओके, ये नोट 1 है। इसके बाद में ये देखना, और इसका ये एग्जाम्पल है। हाँ, फिर उसके बाद अब मैंने मिस्टर एक्स को बोला कि भैया तू किसी को अपॉइंट कर ले अपने रिवीजन लेक्चर्स के लिए। तो मिस्टर एक्स ऐसा ही किसी गधे को, बेवकूफ को अपॉइंट नहीं कर सकता। मिस्टर एक्स की जिम्मेदारी बनती है, मतलब जो मेरे एजेंट है, जो एजेंट है प्रिंसिपल का, वो एजेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारी की सारी चीजें ले। कौन सी? वो सारी की सारी केयर ले जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी लेता है अपने खुद के लिए एजेंट अपॉइंट करने में। ठीक है, जैसे मैंने, मेरा एक्स है, एक्स को मैंने बोला भैया एक काम कर, तू है ना एक आदमी देख ले जो अपने रिवीजन का पूरा वो सिटी के अंदर मैनेज कर लेगा, अलग अलग सिटीज के अंदर। और उसने एक गधे को अपॉइंट कर लिया, तो अब उसके लिए वो मिस्टर एक्स को भरपाई देना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी बनती है मिस्टर एक्स की, क्या? कि उसने अच्छा, बराबर से अच्छा आदमी अपॉइंट करना चाहिए। ये लिखा है, इन सिलेक्टिंग सच एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case। मिस्टर एक्स को अगर अपने खुद के लिए रिवीजन बैच करवानी, खुद को रिवीजन बैच लेनी रहती थी, तो वो केस में जो मिस्टर एक्स केयर लेता था, चीजें देखता था, वो उसने सारी देखनी चाहिए। एंड इफ ही डज सो, एंड अगर उसने वो सारी चीजें देख लिया, देखो क्या हो गया, मिस्टर प्रणव जांडक है, एक अपना मिस्टर एक्स है, और इसने मिस्टर वाई को अपॉइंट किया। तो मिस्टर एक्स जब मिस्टर वाई को अपॉइंट कर रहा ना, तो मिस्टर एक्स ने सारी वो चीजें देखनी चाहिए जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी अपने खुद के केस में देखता था। ठीक है, अगर देखा और वाई ने लफड़ा किया तो फिर मिस्टर एक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट अगर एक्स ने देखा ही नहीं और मिस्टर वाई ने लफड़ा किया तो फिर मिस्टर एक्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहां पे बोले हुआ है कि अगर एजेंट सिलेक्ट करते वक्त वो प्रिंसिपल की वो एजेंट की जिम्मेदारी है कि वो सारी की सारी केयर लेना चाहिए जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी लेता था। और अगर उसने केयर लिया, केयर लेने के बाद में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एंड इफ इट डज दिस, मतलब वो अगर वो करता है क्या, नॉर्मल केयर लेता है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट और नेग्लिजेंस ऑफ द एजेंट सो सिलेक्टेड। फिर मिस्टर एक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे मिस्टर वाई के एक्ट के लिए, मेरे को। ठीक है, ये ऑप्शन इसका आंसर दिया है। एक बार पढ़ो आप, हो गया क्या? एक बार देख लो।
हाँ, राटिफिकेशन बाय द प्रिंसिपल, राटिफिकेशन के सामने लिख लो आप अप्रूवल, अप्रूवल होता है। अच्छा ठीक है, चलो एक बात बता देता हूं, जो भी बच्चे दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट है, आईफोन SE जो भी टॉपर रहेगा मेरे सब्जेक्ट में, ऑब्वियसली जिन्होंने हमसे लेक्चर लिए हैं, वो टॉपर को गिफ्ट के अंदर आईफोन SE मिलेगा। ठीक है, तो आपने अगर लिस्ट किया है और आप टॉपर आते हो सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको आईफोन SE गिफ्ट मिल सकता है। ये रिसेंट अनाउंसमेंट है, ये कहीं अभी तक हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं किया है, लगभग 10 से 12 दिन के अंदर ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लॉ लिए हो हमसे, आप DT लिए हो, आप IDT लिए हो, कोई भी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल एक एक टॉपर रहेगा हमारा, PCA टॉपर, और उसको आईफोन SE गिफ्ट मिलेगा एग्जाम के रिजल्ट आने के 4 दिन के अंदर। ठीक है, चलिए, राटिफिकेशन बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल राटिफिकेशन मतलब अप्रूवल। अब ये राटिफिकेशन बाय द प्रिंसिपल का ये सेक्शन है, ये कंसेप्ट है, ये क्यों आया पहले ये समझो। बहुत से बार क्या होता है, अपन प्रिंसिपल की अथॉरिटी के बिना, प्रिंसिपल की अथॉरिटी के बिना एजेंट कोई एक्ट कर देता है जिसके लिए उसके पास अप्रूवल या अथॉरिटी नहीं होती है। समझो आप, बहुत से बार क्या होता है, प्रिंसिपल के अथॉरिटी के बिना, प्रिंसिपल के अप्रूवल के बिना एजेंट कोई ऐसी एक्ट कर देता है जो उसके स्कोप ऑफ अथॉरिटी या उसकी जो पावर्स है उसके बियॉन्ड होता है। अब ऐसा मान लो किसी प्रिंसिपल, किसी एजेंट ने ऐसा कोई एक्ट कर दिया जो उसके अथॉरिटीज के पावर्स के बियॉन्ड है, बाहर है, तो उसके लिए दो ऑप्शन खड़े हो जाते हैं, दो ऑप्शन खड़े हो जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, वो जाके अपने प्रिंसिपल को बताएगा कि मालिक मालिक मैंने ना ये किया बट ये मेरे अथॉरिटी में नहीं है। तो प्रिंसिपल के पास दो ऑप्शन है, एक तो वो अपने एजेंट के एक्ट को रैटिफाई करेगा, अप्रूव करेगा, या दूसरा ऑप्शन है उसको रिजेक्ट कर देगा। अगर उसने अपने एजेंट के एक्ट को रैटिफाई किया तो वो केस में प्रिंसिपल थर्ड पार्टी पे बाइंडेड हो जाएगा, थर्ड पार्टी के लिए बाइंड हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल पे। और अगर उसने वो एक्ट रैटिफाई नहीं किया जो कि एजेंट ने बिना अथॉरिटी के किया था, अनऑथोराइज्ड एक्ट डन बाय एन एजेंट, when it is not ratified by the principal it becomes null and void, और वो केस में प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल नहीं रहता है। यही कंसेप्ट है, यही इसमें दिया है, अपन पढ़ते हैं। ठीक है, where acts are done by agent without the knowledge or authority of the principal, without the knowledge of the principal और without the authority of the principal, वो केस में प्रिंसिपल में इलेक्ट टू रैटिफाई, अप्रूव कर सकता या डिसओन कर सकता, बोले अरे अरे मैंने नहीं बोला था इसको, इसके पास अथॉरिटी नहीं थी, तुमने इससे किया ना, अब तुम इसको निपट लेना, ऐसा वो थर्ड पार्टी को बोलेगा। ठीक है, इफ द प्रिंसिपल रैटिफाइज अनऑथोराइज्ड एक्ट, अगर वो प्रिंसिपल अप्रूव करता है, रैटिफाई करता है, तो इट इज ट्रीटेड एज इफ ये एक्ट परफॉर्म किया है प्रिंसिपल के अथॉरिटी के साथ। ठीक है, मतलब क्या, अगर एजेंट ने कोई अनऑथोराइज्ड एक्ट किया है और प्रिंसिपल वो एक्ट को रैटिफाई कर देता है, अप्रूव कर देता है, तो ये माना जाएगा कि वो एक्ट प्रिंसिपल के अथॉरिटी के साथ हुआ है और वो एक्ट प्रिंसिपल पे बाइंडिंग हो जाएगा थर्ड पार्टी के लिए। रैटिफिकेशन एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता। जैसे एग्जांपल है, ए विदाउट बीज अथॉरिटी, ए क्या करता, बी के अथॉरिटी के बिना, बी उसका प्रिंसिपल है, उसके बिना पे मिस्टर सी को कुछ पैसे लोन पे दे देता है या लोन देता है। ठीक है ना, अब इसका रैटिफिकेशन, उसका नॉलेज, उसका अथॉरिटी नहीं है मिस्टर ए के पास। ठीक है, अब मिस्टर बी जो कि प्रिंसिपल है उसके पास दो ऑप्शन है, इसको रैटिफाई करना या इसको डिसोन कर देना। डिसोन कैसे करेगा, समझ लो मिस्टर सी को अपन ने, बी ने लोन दिया है, बी कौन, हाँ बी एजेंट है, अब बी प्रिंसिपल है, बी के बिहाफ पे ए ने लोन दिया है किसी मिस्टर सी को। ठीक है, अथॉरिटी नहीं है मिस्टर ए के पास, तो अब बी के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो वो एक्ट को रैटिफाई करेगा या डिसोन कर देगा। जैसे अब ये जो रैटिफिकेशन है वो बाय एक्सप्रेसली हो सकता है या इंप्लाइडली हो सकता है। जैसे मान लो सी बाद में 1 महीने के बाद में ब्याज देने को आया, इंटरेस्ट देने को आया,
और मिस्टर बी ने वो इंटरेस्ट रख लिया। इसका मतलब क्या है, उसने एक ही एक्ट को रैटिफाई कर लिया इंप्लाइडली, कुछ बोला नहीं, एक्सप्रेसली नहीं किया, बट लोन रख लिया ना, इसका मतलब सॉरी इंटरेस्ट रख लिया ना, इसका मतलब क्या है, आपने वो एक्ट को रैटिफाई कर लिया। Afterward, B accepts interest on the money from C. B's conduct implies a ratification of loan. No valid ratification can be made by a person whose knowledge of the fact of the case is materially defective. इसका मतलब क्या है, बोले रैटिफिकेशन वो इंसान नहीं कर सकता। अब ऑब्वियसली देखो, इसको ऐसा लॉ में लिखा है, गंदा लिखते हैं लॉ वाले, ठीक है। नो वैलिड रैटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ फैक्ट ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव। अब पहली बात तो ये कैन बी मेड बाय अ पर्सन क्यों लिखना चाहिए, या सीधा लिख लो ना कैन बी मेड बाय प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि रैटिफिकेशन हमेशा प्रिंसिपल ही करता है। तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 198 बोलता प्रिंसिपल रैटिफिकेशन नहीं कर सकता अगर उसको जो नॉलेज है, उसको जो फैक्ट्स के नॉलेज है वो डिफेक्टिव है, मतलब मटेरियली डिफेक्टिव है, पूरी बातें नहीं पता उसको। समझ लो मैं प्रिंसिपल हूं, आप एजेंट हो, आपने बिना अथॉरिटी के कोई एक्ट कर दिया, अब मैं उसको रेटिफाई करना चाहता हूं, बट मेरे को पूरे फैक्ट्स ही नहीं पता, मेरे को बिना पूरे फैक्ट्स पता बिना सारे फैक्ट्स जाने मैंने उसको रेटिफाई कर दिया, तो ये वैलिड रेटिफिकेशन नहीं होता। उसके लिए मेरे पास में पूरे के पूरे फैक्ट्स करेक्ट प्रॉपरली पता होने चाहिए। अगर बाद में चल के ऐसा पता चला कि मेरे को आधे अधूरे फैक्ट्स पता थे और मैंने रेटिफिकेशन कर लिया, तो मैं सेक्शन 198 का सहारा लेके बच सकता हूं, ये बोल सकता हूं कि ये रेटिफिकेशन वैलिड नहीं था, क्योंकि मेरे को जो फैक्ट्स है केस का उसका नॉलेज प्रॉपर नहीं था, मेरा जो नॉलेज है वो डिफेक्टिव था, मटेरियल डिफेक्टिव था, ठीक है ना। हाँ, इफेक्ट ऑफ रैटिफाइंग एनी अनऑथोराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इफेक्ट क्या होता है सर रैटिफिकेशन का, रैटिफाइंग एनी अनऑथोराइज्ड एक्ट डन ऑन हिज बिहाफ, ऑन हिज बिहाफ मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पे, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन बोला है यहां पे, ठीक है ना, इसको मार्क कर लो। इफेक्ट ऑफ रैटिफाइंग अनऑथोराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन है जिसमें 6-7 एक्ट है और उसमें से मैंने किसी भी 2 एक्ट को रैटिफाई कर दिया। इसका मतलब क्या है, मैंने पूरे के पूरे जो भी ट्रांजैक्शन है उसको सारे के सारे को रैटिफिकेशन दिया है। रैटिफिकेशन मतलब अप्रूवल। सर, पर्सन रैटिफाइंग एनी अनऑथोराइज्ड एक्ट डन ऑन हिज बिहाफ रैटिफाइज द होल ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ विच सच एक्ट इज फॉर्म्ड। मतलब क्या है, 7 एक्ट्स है, उसमें से 2 एक्ट्स को आपने रैटिफाई किया। इसका मतलब क्या है, होल ट्रांजैक्शन को आपने रैटिफाई कर लिया, ऐसा लिख लो आप, ठीक है। अब सर रैटिफिकेशन जो है ना, ये अपन बार बार यूज करते हैं और इसको बार बार अप्रूवल बोलते हैं, अप्रूव किया, बट एग्जाम के अंदर मेरे शेर हो, मेरे चीता हो, मेरी शेरनी हो, मेरी चीतनी हो, आपको रैटिफिकेशन ही लिखना है, ठीक है। हाँ, पीसी नोट क्या बोलता है, रैटिफिकेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंज्योर थर्ड पार्टी। रैटिफिकेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंज्योर थर्ड पार्टी। ये मैच द पेयर, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए काम का है। इसका मतलब क्या है कि मेरे रैटिफिकेशन की वजह से किसी थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, मेरे रैटिफिकेशन की वजह से थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी का नुकसान होता है मेरे रैटिफिकेशन की वजह से, तो वो रैटिफिकेशन वैलिड रैटिफिकेशन नहीं रहता, ठीक है। एग्जाम्पल आएगा नीचे, बाद में देखते हैं उसको। एन एक्ट डन बाय एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल विदाउट प्रिंसिपल्स अथॉरिटी would have the effect of subjecting a third party to damages or of terminating any rights or interest which if done with principal's authority cannot be made to have such effect by ratification। क्या बोल रहा है, अरे सर ये जो है ना, इसका ये एक्सप्लेनेशन है और ये एक्सप्लेनेशन जाएगा सर के ऊपर से, अगर ये एग्जाम्पल नहीं पढ़े तो। अब ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे आप लोग, चलो पढ़ो। अरे पढ़ो पढ़ो, फिर वो टेक्स्ट पढ़ो तो समझेगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझेगा। सर ये एग्जाम्पल कहां से उठा है, पूरे के पूरे मॉड्यूल से उठाए हुए, वैसे के वैसे। क्यों सर, क्योंकि मॉड्यूल जब पेपर आएगा तो केस स्टडी बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं इसमें से ही आते हैं। जनरली तो 60-70 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं, 10-20 मार्क की केस स्टडी आ सकती है, तो उसके लिए ये डाले हुए क्वेश्चन।
लिखो क्या लिखा है वहां पे, देखो क्या है, ए नॉट बीइंग अथोराइज्ड बाय बी, ए और बी एजेंट, ए एजेंट है, बी प्रिंसिपल है। मिस्टर ए जो कि एजेंट है, नॉट बीइंग अथोराइज्ड बाय बी, जिसके पास में अथॉरिटी नहीं है, काहे के लिए, डिमांड करता क्या, मिस्टर सी से चैटल की डिलीवरी, चैटल कुछ होता होगा उसकी डिलीवरी डिमांड करता, कौन, एजेंट डिमांड करता, जो कि बी की प्रॉपर्टी है, जो कि सी के पास पड़ी है, बराबर। एजेंट क्या करता, सी को बोलता कि भैया वो जो चैटल्स आपके पास पड़े हैं ना, जो मेरे मालिक के, वो आप मेरे को वापस लाके दो, ठीक है। ये डिमांड जो है, दिस कैनॉट बी रैटिफाइड बाय बी सो एज टू मेक सी लाइबल फॉर हिज रेफ्यूजल टू डिलीवर। अच्छा, अब नहीं समझा सर, मैं बताता हूं आपको। एक ए नाम का एजेंट है, एक बी नाम का प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, ये प्रिंसिपल है। एक मिस्टर सी है जिसके पास में चैटल्स पड़े हैं, किसके, इसके पास में चैटल्स है मिस्टर बी के, चैटल्स है इसके पास में, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, अब मिस्टर ए, मिस्टर सी बी, सॉरी मिस्टर सी के पास में मिस्टर ए के चैटल्स है। आपको चैटल समझ में नहीं आता, गुड से ऐसा समझ लो, देखो एग्जाम्पल समझो, भावनाएं, ये शब्दों वब्दों में क्या पढ़ाए बे, भावनाएं समझो, ठीक है ना। ये चैटल्स है। अब मिस्टर ए क्या करता, सी को बोलता कि तुम्हारे पास जो हमारे मालिक के चैटल्स है वो वापस लाके दो, जबकि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, इसके पास अथॉरिटी नहीं है। सी ने क्या किया, सी ने बोला मैं नहीं देता, तुम्हारे मालिक को बोलो देने को, क्योंकि उसने बताया था मेरे को कि तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है। अब क्या हुआ, मिस्टर बी मिस्टर सी को फोन किया, बोले तुमने वो हमारा जो सामान आपके पास पड़ा है उसकी डिलीवरी नहीं दिया, मेरे एजेंट ने तो बोला था ना तुमको देने को, तो तुमने डिलीवरी नहीं दिया। तो मिस्टर सी क्या बोलता, अरे साहब आपने ही तो बताया था कि वो एजेंट सिर्फ ऐसी चिल्लर है, उसके रिप्रेजेंटेशन पे यकीन मत करना, उसने मांगा इसलिए मैंने नहीं दिया। तो मिस्टर बी मिस्टर सी को बोलता कि मैंने उसके एक्ट को रैटिफाई किया, मेरे पास पावर है उसके एक्ट को रैटिफाई करने को, मैंने उसने जो आपको डिलीवरी मांगी ना उसको रैटिफाई किया, और तुमने वापस नहीं दिया ना। अब तुम चैटल्स तो वापस दोगे, प्लस तुमको डैमेजेस भी देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तुमने वापस नहीं किया। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते, यही बोलना चाह रहा है सेक्शन। ये सेक्शन क्या बोलना चाह रहा है, ऐसी देखो, इसकी कोई एक एक्ट थी जो उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, उसने वो एक्ट परफॉर्म किया, जैसे मिस्टर बी को मिस्टर सी को फोन करके बोलना कि आपके चैटल्स हमको वापस दो। अब अगर ये प्रिंसिपल बाद में जाके ये एक्ट को रेटिफाई करता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्ट प्रॉपर है, और ये एक्ट प्रॉपर है, उसके रैटिफिकेशन की वजह से मिस्टर सी को उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं चलता। वही लिखा है कि रैटिफिकेशन कैन नॉट इंज्योर द थर्ड पार्टी, ये उसके वजह से थर्ड, अरे देखो मिस्टर ए की कोई अनऑथोराइज्ड एक्ट है, उसको अगर इसने रैटिफाई कर लिया एंड वो रैटिफिकेशन की वजह से मिस्टर सी को डैमेजेस देने पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता, ऐसा लिखे हुआ है, ठीक है। अब ये लिखा है वहां पे, ये दूसरा एग्जांपल है, आप पढ़ लेना। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी कब खत्म होती है सर, सेक्शन 201, ये सेक्शन भी रटना है। अच्छा मेरे को बताओ नालायक को, बेलमेंट का सेक्शन क्या था, बेलमेंट के सेक्शन की शुरुआत कहां से हुई थी सर, सेक्शन 148 बेलमेंट का डेफिनेशन देता था, सेक्शन 148 बेलमेंट का डेफिनेशन देता था, ठीक है, ओके। हाँ, एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, सबसे पहला सवाल, एजेंसी को टर्मिनेट कौन कर सकता, प्रिंसिपल। हाँ, एजेंट भी कभी कभी टर्मिनेट कर सकता, वो अलग बात है, बट जनरली एजेंसी को टर्मिनेट कौन करेगा, प्रिंसिपल। एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल बाय रिवोकिंग हिज अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी,
एजेंट की अथॉरिटी रिवोक कर लेना, वापस ले लेना, कैंसिल कर देना, ठीक है। बाय द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी, रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी, ये रटेंगे आप, लिखते बैठेंगे चलेंगे मेरे साथ, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी सेक्शन 201, 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 हाँ बोलेंगे, ठीक है। पहला ऐसा चार्ट बनाओ बढ़िया सा, मस्त प्यारा वाला, अरे यार ये बहुत मोटा हो गया है आजकल, ये भी घर पे रह रही ना पेंसिल, खा खा के मोटी हो रही है। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, यहां लिखेंगे 201, ये क्या है 201 क्या है, या 786 नंबर तो होगा नहीं ना, सेक्शन नंबर ही होगा सर। यहां लिखेंगे पहला रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी रिवोक करने के बाद, एक सेकेंड, अरे वाईफाई नहीं चल रहा, हाँ आवाज नहीं आ रही हो, ठीक है चलो। दूसरा, बाय द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी, रिनाउंसिंग मतलब ऐसे बोल देना अपने कि भाई मेरे को नहीं करना है अभी ये बिजनेस, ठीक है, फॉर्मली मना कर देना, ठीक है। मैंने फोन कर और बोलना है और लेके जा निकाल के, नाटक नहीं होना रोज रोज रो, ठीक है, बार बार खोल, वो शुरू करो बंद कर, नहीं वो नहीं कर सको अभी, शुरू कर, ऊपर रो, ये वालो, हाँ वापस शुरू कर। चलो ठीक है। पहला, बाय रिवोकिंग हिज अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी रिवोक कर देगा प्रिंसिपल। दूसरा, एजेंट रिनाउंस कर देगा, बोलेगा फॉर्मली मना कर देगा मेरे को नहीं होना, ठीक है। तीसरा, बाय द प्रिंस एजेंसी ऑफ द बिजनेस बीइंग कंप्लीटेड, जो चीज के लिए, जो बिजनेस के लिए, जो वेंचर के लिए मैंने एजेंसी किया था वो वेंचर कंप्लीट हो गया, खत्म, तो एजेंसी खत्म। आइदर बाय द प्रिंसिपल और एजेंट्स डाइंग और बिकमिंग अनसाउंड माइंड, दोनों में से कोई एक मेंटल हो गया, मर गया, तो भी एजेंसी खत्म हो जाती है। और उसके बाद में इंसॉल्वेंट हो गया प्रिंसिपल, तो भी एजेंसी खत्म हो जाती है। बाय द प्रिंसिपल बीइंग adjudicated as insolvent under the provision of any act for the time being in force for the relief of insolvent debtors, ठीक है, ओके। ये चीजें हैं। पहला, अथॉरिटी वापस ले लेना, रिनाउंसिंग द बिजनेस, और बिजनेस कंप्लीट हो गया, डेथ तो देखो लिख लेते अपन, रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, रिनाउंसमेंट ऑफ बिजनेस, नहीं रिनाउंसमेंट बाय एजेंट, ठीक है, बिजनेस कंप्लीटेड, बिजनेस के साथ में लिखना वेंचर कंप्लीटेड, उसके बाद में डेथ और अनसाउंड माइंडनेस ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, उसके बाद में एडजुडिकेशन ऑफ क्या एडजुडिकेशन किसका, प्रिंसिपल का, एडजुडिकेशन ऑफ प्रिंसिपल एज इंसॉल्वेंट, बस इतना ही लिखना, उसके आगे के डायलॉग मत लिखना, इतना 5 पॉइंट है, बक्का बक बुक के अंदर कॉपी करो। सर तुम है ना हमको लिखवाया मत करो यार, जानते आता यार, वो नोट्स के अंदर लिखा रहता ना, ऐसे बहुत बच्चे गालियां मारते। मैं टैक्स भी पढ़ा था ना, बच्चे बोलते तुम लिखवाते क्यों, अरे मैं कोशिश करता कि नहीं लिखवाऊं बहुत सारी चीजें, बट बेटा कुछ चीजें ऐसी रहती जो लिखना ही पड़ता। ये अगर लिखाया नहीं ना आपसे तो बस कहानियां रह जाएंगी जिंदगी में, आपके हाथ चलना बंद हो जाएंगे। फिर जब बच्चे बोल रहा, कोई ओरल सवाल पूछता ना, अपन भकाभक जवाब दे देते, और जब पेपर पे लिख के आता ना, फिर अपन सोचते ताता पप्पा मम्मा अपने हाथ कांपने लगते, कैसा लिखूं अब,
ये इसलिए क्योंकि आप लिख के नहीं देखते। मैंने पहले ही दिन बोला था 700-200 पेज की बुक बनाना, नहीं बनाओगे तो नहीं। अब बता रहा ये एक है, इसके बाद में एक और लेक्चर रहेगा छोटू सा, थोड़ा सा पार्ट बाकी अपना एजेंसी का, ब्रेक के बाद में वो करेंगे। उसके बाद 9 तारीख को आपका टेस्ट रहेगा, 9 अगस्त को। ये मैंने आपको बहुत टाइम पहले ही बता दिया था, शायद आई गेस मैंने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो पहले से ही बता दे रहा हूं, 9 अगस्त को। अब ये एक्ट होने के बाद में बाकी कितने भी एक्ट चल रहे हो, उसका कितना भी रीडिंग हो मेरे को नहीं पता। इसके बाद अपन एथिक्स करने वाले हैं, वो एथिक्स पढ़ना हो घर पे मेरे को नहीं पता। मेरे को चाहिए कि आप 9 अगस्त को अच्छे से पेपर दें, ठीक है। आपको इसका अपडेट मिल जाएगा तब भी के तब भी, और इसका क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। दोनों पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ के पेपर देने का है। अगर नहीं पढ़ा, नहीं दिया तो मारूंगा पकड़ के, क्योंकि रोज के रोज पढ़ना आपका काम है जितना हुआ। ये मत बोलना कि पेपर के लिए सर मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी, पढ़ाई तो होने को ना था, ठीक है। ओके, अब where the agent has interest in the property which forms the subject matter of agency, agency cannot be terminated to the prejudice of such interest in the absence of express agreement. Example, सर नहीं समझा, नहीं समझेगा, एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा। A gives authority to B to sells A's land and to pay himself. Out of the proceeds, the debts due to him, A cannot revoke his authority, nor can it be terminated by insanity or डेथ। क्या होता है, ए क्या करता है, ए के पास में ना कोई एक लैंड रहती है, ए बी को बोलता कि भैया ये लैंड तू बेच दे और खुद के पैसे लेके जा। ए ने बी को पैसे देना था, ठीक है। ए के पास एक जमीन रहती, लैंड। ए बी को क्या बोलता कि भैया एक काम कर, तू ये जमीन मेरी बेच दे और खुद का पैसा ले ले और बचा हुआ पैसा मेरे को दे दे। अब इसका मतलब क्या है, ए ने बी को एज एन एजेंट अपॉइंट किया है फॉर सेलिंग ऑफ दिस लैंड। तो ये अथॉरिटी को हम रिवोक नहीं कर सकते। अगर ये मर भी गया तो भी अथॉरिटी रिवोक नहीं होंगी। एग्जाम्पल, ए कंसाइंस 100 bales of cotton to B who has made advances to him on such cotton. ए बी के पास गया, ए बोलता मेरे पास कि भैया मेरे पास 100,000 बेल्स ऑफ कॉटन है, आप मेरे को पैसा वसूल कर दो, मैं ये कॉटन बेच के आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है। अब ए से ये कॉटन नहीं बिक रहा, तो ए बी को क्या बोलता, सर एक काम करो, ये 1000 बेल्स ऑफ कॉटन है, मतलब जो भी ट्रक वक है वो लाके उसके यहाँ पे रख दिया, आप बेच दो इसको और इसके पैसे आपके ले लो और बचे हुए पैसे मेरे को वापस कर दो। ये अथॉरिटी ये रिवोक नहीं कर सकता। ये हमारे साथ बहुत प्रैक्टिकलिटी में बहुत बार होता है। जो मैंने बताया आपको, फर्टिलाइजर्स का मेरा बिजनेस है और मेरे पापा भगवान आदमी है, ट्रस्ट में। मैं जो ये कोर्सेज बेचता ना इतने चिल्लर कचरे वाले प्राइस में, नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये 1000-2000 रुपए कचरे वाले प्राइस, अगर आप मार्केट में कंपेयर करोगे तो बहुत रहता। तो ये सारे इसलिए बेचता हूँ क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे आदमी है, वो मेरे को बहुत सारी चीजें समझाते हैं, सिखाते हैं। मेरे पापा ने मेरे को एक चीज बताई, क्या, नोइंग व्हाट इज इनफ। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। आपकी जिंदगी में जो, बेटा सुनो, मैं ऐसे भाषण देता नहीं, आपकी जिंदगी में जो सुख है ना, हैप्पीनेस, उसके सारे राज यही डायलॉग है। ये डायलॉग है, ये आप अगर समझ गए तो बात खत्म। नोइंग व्हाट इज इनफ। मेरे लिए जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए एक जो प्रॉपर लग्जरियस लाइफ मेरे को चाहिए, उसके लिए कितना पैसा मेरे को कमाना है या कितनी चीजें मेरे लिए काफी है, सफिशिएंट है, इनफ है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी जिंदगी खुशियों से ज्यादा नहीं हो सकती। लालच, जब लालच आता ना इंसान को तो दुख भी आता लालच के साथ में। और अगर आपको समझ में आ गया कि भाई मेरे लिए इतना काफी है, जैसे मैं अभी मैं ये आप देखे होंगे तो मैं प्लेटफॉर्म एडवर्टीजमेंट अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे करता हूँ, अपने टेलीग्राम पे करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा बाहर अपन ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपने को मालूम है भैया जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ रहे हैं, जितने रेफरेंस हो रहे हैं, जैसे लॉ की बैच मैंने ये किया था,
एक भी चैप्टर नहीं था, सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर था। 40-45 बच्चों ने वो कोर्स पे रजिस्टर कर लिया। अब ये सिर्फ भरोसा है, और मेरे को इतना सफिशिएंट था कि मेरे को और इसमें एडवर्टीजमेंट नहीं करना था, क्योंकि जितनी एडवर्टीजमेंट होती है मोस्टली माउथ पब्लिसिटी से होती है, तो अपने को समझ में आ जाता भैया इतना है। जैसे मान के चलो लॉ का कोर्स मैं लॉन्च कर रहा, तो लॉन्च करने के पहले मैंने सोचा मतलब लाख रुपए आने को ना अपन इतनी मेहनत कर सकते, ठीक है। लाख रुपए अपना मिनिमम था कि भाई 2000 रुपये एक बच्चे से लेंगे, 50 बच्चे आएंगे, 1 लाख रुपए अपने निकल जाते, खत्म हो गया इतनी मेहनत के लिए। ये सक्सेस है हैप्पीनेस का, ये हैप्पीनेस का एक बहुत बढ़िया सक्सेस है। और मेरे को मेरे पापा बहुत चीज़ें बताते रहते। बीच में ऐसे ही हो गया था, मेरे को पापा बोले कि भाई ये 3 बच्चे हैं, इनको फ्री में पढ़ाने का है। उनके पहचान में थे और सीए कोर्स कर रहे थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इनको पढ़ाने का है, तू देख क्या करना है तेरा। तो मैंने बोला ठीक है कर लेता। तो फिर ये सेम चीज़ मैंने अक्षय को बताई, भरत को बताई, शुभम को बताई, ये जो खास है मेरे सारे। मैं बोला यार ऐसे ऐसे पापा बोले। मैं बोला ऐसे अगर तुम्हारे जान पहचान में लोग होंगे तो बताओ मेरे को, मैं उनको पूरा टैक्स फ्री में देता हूँ। तो मैं जितने अपने मेरे से जितना बन सकता मैं देता हूँ। और आपके पहचान में भी अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो फाइनेंशियली बहुत वीक है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता एजुकेशन, तो मेरे को बताओ, हम कभी भी पूरा टाइम तैयार है आपकी मदद करने के लिए। पैसों का मैटर नहीं है, पैसा कैसा हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है परसों फिर से है। ये चीज़ आप समझ लो, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर ये बात आपके समझ में आ गई होंगी तो मेरे को मैसेज करके बता देना कि सर ये समझ गया हमको, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिमाग में आई होंगी और आप ये चीज़ से ताल्लुक़ रखते होंगे। मैं राह देखूंगा आपके मैसेज की। बताइए मेरे को ये कि सर ये चीज़ है, और ये आपने आज नहीं तो कल ये समझना है। आज आप समझो नहीं समझो, क्योंकि आप मनी में डील नहीं करते इतना। पैसे आपके लिए सिर्फ एक वो चीज़ है जो आपके मम्मी पापा देते हैं या आप थोड़ा सा कमा लेते हो अपने डेली लिविंग के लिए। बट जब ये हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा, प्रोफेशनल्स हो जाओगे ना, तब आपको ये चीज़ समझ में आएंगी कि भैया कितना पैसा कमाना है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। कितना आपके लिए सफिशिएंट है, इनफ है। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो जिंदगी खुशहाल है। नहीं आप पागल जैसे पैसे के पीछे भागते रहे तो फिर तो भैया दुख ही दुख आएंगे। लालच बहुत खराब चीज़ है और बहुत साथ में दुख लेते आती है। और वहीं पे सेटिस्फैक्शन ऐसी चीज़ है जो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आती है। चलो ठीक है, मैं आपको बता रहा था फर्टिलाइजर्स का बिजनेस। हमारा फर्टिलाइजर्स का बिजनेस है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना क्रेडिट पे जो फार्मर्स होते हैं उनको सीड्स देते हैं, फर्टिलाइजर्स बेचते हैं और पेस्टिसाइड्स बेचते हैं। अगर आपके किसी के घर पे खेती होंगी तो आपको पता होगा, पहले सीड्स लगाना पड़ता, फिर उसमें फर्टिलाइजर्स देना पड़ता, और फिर जो तन आते हैं, जो इंसेक्ट्स पेस्ट्स आते हैं, उसके लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ता है, जिसको फवारा मारना बोलते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग ये फार्मर्स को देते हैं क्रेडिट पे। और बहुत सारे ऐसे फार्मर्स रहते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी अभी नहीं रहती, वो लोग जाके ये चीज़ें अपने खेत में लगाते हैं, और जब वो खेत का क्रॉप्स निकल आते हैं उसके बाद में वो पैसे हमको देते हैं, ठीक है। अब एक फार्मर है समझ लो, और समझ लो मेरे पापा है। मेरे पापा ने इसको गुड्स क्रेडिट पे दिए थे पहले। अब ये क्या करता, ये अपने क्रॉप्स लेके आता, ये अपने क्रॉप्स लेके आया मेरे पापा के पास, और उसने बोला कि ये क्रॉप्स को आप सेल आउट कर दो, आप ये क्रॉप्स को बेच दो एंड उससे अपने पैसे रिडीम करवा लो, वो अपने पैसे ले लो उससे और बचे हुए पैसे मेरे को वापस दे दो। तो ये आदमी हो गया बेचारा प्रिंसिपल और मेरे पापा हो गए उसके एजेंट। उसने मेरे पापा को अथॉरिटी दी है कि वो क्रॉप्स को बेच सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, और सेल आउट करने के बाद जो भी प्रोसीड्स आ रहे हैं उसमें का जो भी इनका अमाउंट है वो अपने पास रखेंगे, बचा हुआ ये फार्मर को वापस दे देंगे। तो ये आदमी ने जो मेरे पापा को अथॉरिटी दी है, ये अथॉरिटी रिवोक नहीं हो सकती, ये अथॉरिटी रिवोक नहीं हो सकती। वही लिखा था पीसी नोट के अंदर, ठीक है। अब चलो ठीक है, कितना हो गया, 1 घंटा 10 मिनट हो गए। 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो और वापस आ जाओ। 15 मिनट में वापस आना, माँ कसम बोल रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी। अगर तुम 15 मिनट के बाद अगर ये लेक्चर, अगला लेक्चर नहीं देखोगे तो माँ कसम तुम्हारी गर्लफ्रेंड शादी के 2 दिन पहले भाग जाएंगी तुमसे, तुम्हारे साथ नहीं दूसरे के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चलो आओ जल्दी वापस आओ।